बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, आज का हमारा टॉपिक है द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो एक स्केलर वैल्यू आती है। गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी हैं, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अब ए की वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड ले लें, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों की देखें मैग्नीट्यूड ली गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और तीसरी कौन सी चीज़ होगी, वो इन दोनों के माबेन जो एंगल बन रहा है, और एंगल भी कौन सा, जो सबसे शॉर्ट एंगल होगा आपका। ये नहीं है कि आप कान को उल्टी तरफ से पकड़े, ये जो शॉर्टर एंगल है यही एंगल। तो इन तीनों का जो बेसिकली प्रोडक्ट है दैट्स कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। आप a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसकी एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं इसकी। एक तो वर्क एग्जांपल है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो किसी खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंटली वो एक वर्क की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वहाँ पे दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं, एक तरफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ वो जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो डायरेक्शन भी बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है, या जिस चीज़ पे आप फोर्स लगाते हैं वो डिस्प्लेस होती है, तो वो जो मूव करती है ख़ास डायरेक्शन में दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एज अ फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का वहाँ पे जो एक रोल है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स कॉल्ड द वर्क। और कहते हैं कि अगर ये शर्त पूरी ना हो तो हम ये कहते हैं कि वर्क ही नहीं होता। तो चीज़ का डिस्प्लेस होना भी ज़रूरी है जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड ओवर अ स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट L। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हमने L इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस इमेज में डिस्प्लेसमेंट को D से शो किया गया है। अमूमन आमतौर पर सिंपल फिजिक्स में तो हम D से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाद में आके हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम्स भी लेने होते हैं, तो हमें डिफरेंशियल लेंथ्स और डिफरेंशियल वॉल्यूम्स के लिए हमें स्मॉल d का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये डिफरेंशियल का d और ये जो डिस्प्लेसमेंट का d है आपस में मिक्स हो सकते हैं। यही वजह है कि बुक में वो डिस्प्लेसमेंट को L से शो करता है। तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इस इमेजेस में D है उधर L है। तो डी एल का इस्तेमाल जो है वो उसकी एक रिप्लेसमेंट में लाया जाता है ताकि वो डिफरेंशियल का D और डिस्प्लेसमेंट का D आपस में मिक्स ना हो। उसलिए ये उसके लिए ये ऐसा किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क जो है बेसिकली एफ डॉट टी एल है। जो एफ और जो एल की डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल जो आपका लेंथ है, खास वो जो लेंथ, ये बेसिकली जो दोनों कम चीज़ें हैं, जैसे इंटीग्रेशन का यहाँ इंटीग्रल का साइन है और यहाँ डिफरेंशियल लेंथ की बात की गई है, डी एल की बात की गई है। इसकी तफसील मेरे आने वाले दूसरे लेक्चर्स में मौजूद है, आप इसमें वहाँ जाके ये देख सकते हैं। और यहाँ मैं इन शॉर्ट आपको यही बताऊंगा कि जब आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ओवरऑल वो फर्ज करें कि काफ़ी लंबा फासला तय करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो थोड़ा सा वो फासला तय करता है, उस थोड़े फासले को हम डिफरेंशियल लेंथ कहेंगे कि वो छोटा सा फासला जो उसने अभी तय किया है, उसके बाद में भी उसने कोई फासला तय किया है, उससे पहले भी किया है, लेकिन मखसूस हालात में जो एक चुना हुआ फासला है, चुनी हुई डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल लेंथ। और उसी वक्त जो फोर्स अप्लाई हुई है सारी, और उस वक्त जो फोर्स हुई है वो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करा दी जाए तो ये सिर्फ उस थोड़े से मोमेंट की बात होगी कि उस मोमेंट पे फोर्स क्या लगी थी, उस मोमेंट पे लेंथ कितनी उसने डिस्प्लेस हुआ था, जैसा उस मोमेंट पे वर्क कितना था। जब आप इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उन छोटी छोटी तमाम मोमेंट्स को, उन छोटे छोटे तमाम वक्फों को जमा करके सारे का सारा वर्क निकाला है कि ओवरऑल सारा वर्क कितना हुआ। यानी सुबह से कोई बंदा चलना शुरू हुआ 6 बजे से और शाम 6 बजे तक वो चलता रहा। अब उसमें वो जो पहले चला तो 1 घंटा चला, फिर वो रुक गया, फिर वो आधा घंटा चला, फिर वो रुक गया, फिर वो 1 घंटा चला, फिर वो रुक गया।
अब ये छोटे छोटे जो छोटी फेजेस हैं, ये छोटी फेजेस बेसिकली उसकी डिफरेंशियल वर्क था जो वो कर रहा था। लेकिन शाम को सारों को जब आपने इकट्ठा किया तो इंटीग्रल का साइन लगाने का मतलब है आपने सारे के सारे दिन की, सारे के सारे उस बड़े पीरियड की कार्रवाई को आपने इकट्ठा करके पूरा वर्क निकाल दिया। तो ये मैथमेटिक्स है, आगे इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। बहरहाल यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ दो वेक्टर्स हैं, एक फोर्स का वेक्टर है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, और इन दोनों को का जो डॉट प्रोडक्ट है और वो इक्वल है फोर्स की मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन दीज टू। तो जो उन दोनों के दरमियान एंगल है उसके बराबर है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल है, और ये भी आगे काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल आएगा तीसरे चैप्टर से। और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को यहाँ पे ब्लू लाइंस के ज़रिए से शो किया गया है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर फील्ड है। और दूसरी तरफ एक सरफेस ली गई है ए, और ये जो ए सरफेस है ये परपेंडिकुलर टू द आपके हैं कि ये ए जो ए बेसिकली एक सरफेस एरिया है, और ये नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे खड़ा है। तो लिहाजा ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कि इसकी भी एक डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में, जैसे आप ये समझे जैसे ये कॉइन है और आपने कॉइन को ऐसे खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉइन की एक डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। ये मैटर करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो लिहाजा अब ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये इस सरफेस में से पास आउट हो रही है, वो इस सरफेस में से गुजर रही है। तो लिहाजा यहाँ पे अब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और दूसरा क्या है, दूसरा उसका एरिया है। लिहाजा इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जवाब बेसिकली टोटल फ्लक्स निकल आएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी जगह पे किसी चीज की जो है वो डेंसिटी मौजूद हो, तो आपको बस एरिया अगर मालूम हो जाए तो एरिया से जब आप उस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली वो क्वांटिटी सामने आ जाएगी, जहां पे भी असल क्वांटिटी जो है वो मैग्नेटिक असल में मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो लिहाजा हमें फ्लक्स नहीं मालूम लेकिन फ्लक्स डेंसिटी मालूम है। तो फ्लक्स डेंसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो वहां पे भी यहाँ पे वही किया, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को बेसिकली एरिया से मल्टीप्लाई किया गया और फ्लक्स निकाला गया है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। और आगे आप जब दूसरे चैप्टर तीसरे से चलेंगे आप देखेंगे बार बार डॉट प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। तो ये फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका जिक्र कई दफ़ा बाद में आएगा। फिलहाल आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लाइन इसको लिया गया है कि अगर आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है सरफेस एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल बनता है उसके इक्वल है। पर अगेन यहाँ पे वो सारी सरफेस के सारी सरफेस के ऊपर जितना फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ इंटीग्रल का साइन इस्तेमाल किया गया है। डॉट प्रोडक्ट को एवेल्युएट अगर करना हो मैथमेटिकली तो आपको पहले भी बताया गया है कि वेक्टर ए जो है उसको अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे बी वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब हम कंपोनेंट को कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें ओबे हो जाता है। इस वजह से आप जिसको चाहें पहले मल्टीप्लाई कर लें, जिसको चाहें बाद में कर लें, जैसे मर्जी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो करना ये है कि हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है उसमें बी वाला पूरा रख लेते हैं वेक्टर, पहले ए की एक्स वाली क्वांटिटीज को बी के सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ए की वाई वाली क्वांटिटीज को बी की सारी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर ए की जी वाली क्वांटिटीज को बी वाले पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ये इनके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर की भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन आएगी। और याद रखें कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं
वो क्योंकि उनकी अपना एक मिजाज फिक्स होता है, उनकी डायरेक्शन भी और उनकी लेंथ भी, तो लिहाजा उनके हवाले से एक रूल है या उन हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने यहाँ समझनी है, वो ये है कि जब आप ए एक्स की मल्टीप्लिकेशन ए एक्स से होगी तो ए एक्स डॉट ए एक्स आ जाएगा। इसी तरह ए एक्स की मल्टीप्लिकेशन वाई से होगी तो ए एक्स डॉट ए वाई हो जाएगा। इसी तरह ए एक्स की मल्टीप्लिकेशन ए जेड से होगी तो ए एक्स डॉट ए जेड हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डॉट प्रोडक्ट है और इस डॉट प्रोडक्ट में 90 का एंगल आता है, सॉरी कॉस कोसाइन का एंगल आता है। लिहाजा जब ए एक्स का जब डॉट बनेगा ए वाई से तो इन दोनों के दरमियान में एक्स और वाई के दरमियान ए एक्स और ए वाई के दरमियान 90 का एंगल बनता है। तो जब 90 का एंगल कॉस 90 का पुट करेंगे तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। लिहाजा ए एक्स की वो वाले डॉट प्रोडक्ट्स जो y और z से बनेंगे, इस तरह ए वाई का जो x और z से बनेगा, इसी तरह ए z का जो x और y से बनेगा, वो सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ए एक्स डॉट ए वाई इज इक्वल टू ए वाई डॉट ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डॉट ए जेड एंड सो ऑन, ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ये क्वांटिटीज सारी जीरो हो जाएंगी। एक्चुअली ये क्वांटिटीज जो है वो 3 into 3 जो है ना, ये बेसिकली 3 into 3 ये बेसिकली 9 बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये 9 नहीं रहेंगी, ये 6 क्वांटिटीज सारी जीरो हो जाएंगी और हमारे पास जो एंड पे बचेगा वो सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज रह जाएंगी, यानी ए एक्स रह जाएगा, ए वाई और ए जी। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स डॉट ए एक्स जो है ये बेसिकली क्या है, सिमिलर है, जीरो एंगल है। तो जब कॉस जीरो पुट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो लिहाजा यूनिट्स तो इनकी वैसे वैसे भी वैल्यू वन होती है, मैग्नीट्यूड की होती है वन वन है, और एंगल से भी वन वन जब आ जाएगा, यानी ए एक्स की मैग्नीट्यूड वन, ए एक्स इसकी भी मैग्नीट्यूड वन, और कॉस इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो का जवाब भी वन। सब कुछ जब वन हो जाएगा तो ए एक्स डॉट ए एक्स वन के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ए वाई डॉट ए वाई भी वन के इक्वल हो जाएगा और ए जी डॉट ए जी भी वन के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में से ए वाई ए स्मॉल ए एक्स ए वाई जी ए जी ये सब खत्म हो जाएंगे और ये इक्वेशन टर्न आउट किस में हो जाएगी, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल हो जाएगी इनका डॉट प्रोडक्ट। इसके वाला से डॉट प्रोडक्ट जो है वो itself जो है वेक्टर डॉटेड विद itself yields the magnitude squared। अगर आपके पास एक वेक्टर है और आप उसी वेक्टर को अपने साथ ही यानी ए के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एनी यूनिट वेक्टर डॉटेड विद itself इज यूनिटी। अगर आपके पास कोई, ये बात तो पहले भी यहाँ आ चुकी है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको अगर अपने साथ ही या ना उसको डॉट कर दिया जाए तो वो वन के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे जो है वो एक और जो है वो एक टर्म इस्तेमाल की गई है, वो है प्रोजेक्शन का आइडिया दिया गया है। और इसमें फाइंडिंग द कंपोनेंट स्केलर ऑफ बी इन गिवन डायरेक्शन। आपके पास कोई भी वेक्टर है और उस वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या है ये मालूम करना। तो ये आपका वेक्टर बी है, जिस डायरेक्शन में आप जो है वो इसकी फॉर्म मालूम करना चाहते हैं या इसका असर मालूम करना चाहते हैं या इसका प्रोजेक्शन मालूम करना चाहते हैं या इसका साया मालूम करना चाहते हैं, तो आप फर्ज करें वो वाली डायरेक्शन जो है वो ए डायरेक्शन है, तो आप ऐसा करें कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लें, यानी यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लें, इस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो अब होगा क्या कि ये वेक्टर यूनिट है, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी वन और इसकी मैग्नीट्यूड अपनी आ जाएगी, लिहाजा इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड है वो इसी की रह जाएगी, प्लस डायरेक्शन क्या होगी जो इन दोनों के दरमियान में, तो ये एक्चुअली बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन दीज टू, ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखें बी डॉट ए इंटू ए भी किया गया है, तो ये वही बात है जो मैंने बयान की है। आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी उसी को बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बना दें तो ए की तो मैग्नीट्यूड ही कुछ नहीं है, तो वन है, तो खत्म हो जाएगी और यही रह जाएगा पीछे। इसी बात को यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकली बयान किया गया है। आपने इस एग्जांपल पे को भी देखना है कि कैसे इस एग्जांपल को सॉल्व किया गया है और इस एग्जांपल की हेल्प से आपने ये ड्रिल जो 1.3 है ये हल करनी है। इस वाले से किसी तरह भी आपको कोई दिक्कत पेश आए, मुश्किल पेश आए, तो आप मुझसे इनबॉक्स में मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।